तो लास्ट हमने कॉस्ट एलोकेशन ऑन बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी पे कंप्लीट किया था। अब इसका एक एग्जांपल लेके देखो, लिखो फैक्ट्री रेंट is 10,000 per month. Production capacity theoretical 5,000 kg, practical 4,500 kg, normal 4,000 kg, actual 3,000 kg. Closing stock is 200 kgs. थियोरेटिकल क्वेश्चन हमने जो इंडेस 1 तक के पढ़ा वहां तक के थियोरेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, यानी जैसे आपको अगर ये पूछ लिया कि भाई टाइमलाइन बताओ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो वो क्वेश्चन आ सकता है, या फिर फ्रेमवर्क बताओ, या फिर एक ये है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चंस है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे फ्रेम किए जाते हैं, तो वो पूरे के पूरे स्टेप्स थे, ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चंस हो गए। थियरी आपका वो पॉइंट पे खत्म हो गया, यहाँ से पूरा प्रैक्टिकल चलेगा। हाँ, तो मुझे बताओ फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट कितना लेंगे हम? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट कैसे निकालोगे बोलो? कैसे निकाला? 10,000 को डिवाइड किया 4,000 से, यही बोल रहा हूँ ना? वेरी गुड। फैक्ट्री ओवरहेड को नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करना है ना, यही डिस्कस किया ना हमने, तो 2.5 पर यूनिट है कि नहीं। अब अपने पास क्लोजिंग स्टॉक बचा कितना है? 200 kg। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी जाएगी सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड के लिए? यानी फैक्ट्री ओवरहेड क्लोजिंग स्टॉक में कितना इंक्लूड होगा, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। तो कितना इंक्लूड करोगे? आपने बोला हर यूनिट के लिए 2.5 इंक्लूड करना है। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 200 यूनिट्स आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, तो 200 किलो इंटू 2.5 कितना? 500। 500 होना चाहिए ना। किसके बाद? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एफओएच। ठीक है, एक और सवाल, एबनॉर्मल लॉस कितना है? एबनॉर्मल लॉस बताओ, कितना प्रोडक्शन होना था? 4,000 होना था, किया कितना? 3,000 किया, मतलब अपन ने लॉस कितना किया? ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है, समझ में आ रहा है? तो ये जो आपका एबनॉर्मल लॉस है, ये एबनॉर्मल लॉस को एलोकेट अपन कितने यूनिट्स पे करेंगे? यानी सॉरी, एबनॉर्मल लॉस तो आपने यूनिट्स में बताया ना, कॉस्ट वाइज निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा पूछ रहा हूँ। एबनॉर्मल लॉस इन रुपीज अगर निकालना है तो कैसे निकालो? 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2.5 इंटू 1,000, 2,500। ठीक है, बड़े एक और होता है नॉर्मल लॉस, पर ये सिर्फ आप केजीज में निकाल सकते हो, ये अमाउंट में नहीं निकाल सकते। ठीक है, एक मशीन कितना प्रोडक्शन कर सकती है? 5,000, पर प्रैक्टिकली कितना कर सकती है? 4,500, पर एक्चुअली आपने कितना किया? 4,000 की, नहीं सॉरी, नॉर्मली कितना करना चाहिए? 4,000। ठीक है, समझ में आया? मतलब देर इज अ लॉस ऑफ 500 विच हैज नॉट बीन प्रोड्यूस्ड। कभी कभी इसे नॉर्मल लॉस बोलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, लिखना मत नॉर्मल लॉस। मैं जब प्रॉपर वेस्टेज के ऊपर आऊंगा, स्क्रैप वाले पार्ट पे, तो वहां हम ये एबनॉर्मल लॉस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है,
यहां तक समझ गए ना क्या क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल 2, in example 1 above, what if actual capacity is 4300 kgs? What if actual capacity is 4300 kgs? अभी अपन ने जो एग्जाम्पल डिस्कस किया उसमें 3000 से आपने डिवाइड किया था, सॉरी 4000 से डिवाइड किया था क्योंकि वो नॉर्मल कैपेसिटी है। अब सपोज करो कि हमारे पास, हम अभी भी वही कर रहे हैं, 4000 से डिवाइड कर रहे हैं और 4300 का एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ और सपोज करो पूरा क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। सपोज करो, ये भी यहां लिख नहीं रहे, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि हमारा फिक्स ओवरहेड 10,000 है, लिखना मत, सिर्फ समझो। आप इसे 4000 से डिवाइड करने की बात करते हो क्योंकि नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करना है और फिर मल्टीप्लाई करते हो 4300 से, ठीक है? तो ऐसे में मेरे पास जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यू निकल जाएगा 10,750। ये समझा मैंने क्या लिखा? 10,000 को आप नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करते हो, पर मैं जब एक्चुअल से मल्टीप्लाई करूं, सपोज करो मेरे पास पूरा क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है 4300, तो हो जाएगा 10,750। अरे यहां 750 एक्स्ट्रा आ गया, आपकी जेब से पैसा कितना गया? पैसा, खर्चा कितना लगा आपको? 10,000। 10,750 लगा क्या? नहीं लगा। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का आपको गेन हो गया कि 10,000 में पहले हम जो एक्सपेक्ट करते थे कि सिर्फ 4,000 यूनिट्स बन सकते हैं, हमने 4,300 बना लिए, तो हम बोल रहे हैं हमको फायदा हो गया, पर ये फायदा नोशनल है, समझ रहे हो? 750 का खर्चा नहीं लगा, इसका मतलब 750 का फायदा हो गया, ये नोशनल है। नोशनल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कहीं नहीं आते, ये आपके कॉस्टिंग में आएगा, तो तब कंफ्यूज मत होना। वहां एबनॉर्मल गेन करके कॉन्सेप्ट है, जैसे एबनॉर्मल लॉस होता है वैसे एबनॉर्मल गेन भी होता है। अकाउंट्स जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें एबनॉर्मल गेन नाम की कोई चीज नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो नोशनल होती है, वो एक्चुअल नहीं होती। ऐसा कैश में हाथ में कोई 750 रुपए नहीं रखने वाला, नोशनल है वो, समझ में आया? इसीलिए देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन। अब यहां पे आपको एक नोट लिखना पड़ेगा जो ऊपर से कंटिन्यू होगा। ये बोलता है कि इफ एक्चुअल कैपेसिटी इज मोर देन नॉर्मल कैपेसिटी, मोर देन नॉर्मल कैपेसिटी, देन वी डिवाइड बाय एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है? ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं लिखा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है डोंट इंक्लूड एनी नोशनल कॉस्ट एंड देयर कैन नॉट बी एनी एबनॉर्मल गेन, वर्डिंग्स ये है। अब हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करें? हम बोलते हैं कि जब भी एक्चुअल कैपेसिटी नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा होती है तो हम एक्चुअल कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं, इससे एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है? फॉर्मूला क्या बना आपका? फॉर्मूला बना कि हम फिक्स्ड ओवरहेड को हमेशा डिवाइड करेंगे बाय एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी, विचएवर इज हायर, विचएवर इज हायर। देख लो एग्जांपल 1 में ज्यादा क्या था, नॉर्मल या एक्चुअल? नॉर्मल, तो आपने नॉर्मल से डिवाइड किया। एग्जांपल 2 में क्या ज्यादा है, नॉर्मल या एक्चुअल? तो इसीलिए एक्चुअल से डिवाइड करना चाहिए, ठीक है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है? लिख लो एग्जांपल 2। लिख लिया? बड़े, अब हम बात करते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स की, ठीक है? डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट है, भाई खर्चे लग रहे हैं तो इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड करना है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स की। कहीं ना कहीं वेरिएबल डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी वेरिएबल होते हैं, भाई जितना प्रोडक्शन करते हो उतना ही लगता है।
पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो आइए इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स पे। वेरिएबल ओवरहेड्स बोलता है कि दिस इज टू बी अमाउंट एक्सपेंस्ड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जितना प्रोडक्शन करते हो उतने पे ये कॉस्ट लगता है। ठीक है, समझ में आया? बट हर चीज में कुछ बातें ध्यान में रखना, दैट देयर मे बी सम नॉर्मल लॉस। अब ये फिक्स्ड ओवरहेड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे, वेस्टेज की बात कर रहे हैं। भाई कुछ प्रोडक्शन करोगे कुछ तो वेस्ट निकलेगा ना, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कुछ तो वेस्ट होता होगा, तो नॉर्मल वेस्टेज हो सकता है। नॉर्मल लॉसेस को कभी भी जो बाकी एक्चुअल प्रोडक्शन जो हो रहा है उस पर हमेशा एलोकेट किया जाता है। ठीक है, एलोकेट सच कॉस्ट टू नॉर्मल प्रोडक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल मटेरियल का दे रहा हूं, भले लिख रहा हूं ऊपर वेरिएबल ओवरहेड्स, एग्जाम्पल मैं मटेरियल का दे रहा हूं क्योंकि नेचर सबका सेम रहेगा, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड एक जैसे चलेंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज कीजिए कि आपने 10,000 kg का इनपुट दिया और नॉर्मल लॉस है 5%। ठीक है, कॉस्ट है 10 पर kg, मतलब हम मटेरियल खरीदते हैं 10 रुपए के भाव से, 10,000 किलो हमने मटेरियल खरीदा, और जब भी हम प्रोडक्शन में डालते हैं ना 5% माल वेस्ट होता है। ये नॉर्मल है, ये होगा ही, कितना भी कर लो होना ही है वेस्ट। समझ गए? तो 5% अगर वेस्ट हो गया तो मेरे को बता सकते हो क्या कि आउटपुट कितना निकलेगा? 9,500 kg। अच्छा, कॉस्ट कितनी लगी? माल कितने का खरीदा? 10 रुपए, 10,000 किलो, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए में प्रोडक्शन कितना आ सकता है? 9,500। अब मुझे बताओ, क्या अब भी यही बोलूं कि पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपए? पर 500 तो हमेशा वेस्ट हो जाता है। सपोज करो कि मैंने 1 लाख का माल खरीदा, आउटपुट बनाया, आउटपुट मिला 9,500, और मैं बोल रहा हूं कॉस्ट तो 10 रुपये पर केजी है, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना हुआ अगर पूरा 9,500 आपके पास बचा हुआ है तो? नहीं नहीं, अभी वो कॉस्ट के बेसिस पे बताओ, ऐसे 1 लाख सही बोल रहे हो आप? बोलो कॉस्ट, आपने क्या बोला? 10 रुपये पर केजी, 10,000 किलो मटेरियल खरीदा, 9,500 का आउटपुट मिला। अगर आप बोल रहे हो 10 पर केजी का रेट है और 9,500 का आउटपुट मिल रहा है, तो इसका मतलब अपना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है अगर पूरा 9,500 पड़ा तो? 95,000 ना। तो 5,000 रुपए का नुकसान हो गया क्या आपको? सोच के देखो, हुआ क्या नुकसान? देखा जाए तो नुकसान कहां हुआ? अरे आपकी बात छोड़ो, गांव के किसी भी बंदे को उठा के लेके आ जाओ और उसको बोलो भैया तेरे को ये प्रोडक्शन करना है, वो कितने प्रोड्यूस कर पाएगा? क्या वो पूरा 10,000 प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं, वो 9,500 ही कर सकता है। किसी को भी उठा के लेके आ जाओ। तो एक नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस करने वाले बंदे की बात करो, आपने ये बिजनेस शुरू किया, 10,000 किलो मटेरियल लेके आए, 9,500 का आउटपुट निकला। ठीक है, समझ में आया? अब ये 9,500 किलो आउटपुट को आप बेचना चाहते हो, 10 रुपए के भाव पे बेचोगे क्या? मतलब आपने सोचा हम समाज सेवा करेंगे, कॉस्ट पे बेचेंगे, प्रॉफिट नहीं कमाने का है। पर प्रॉफिट नहीं कमाने का है, ये मतलब है क्या कि नुकसान करने का है? समाज सेवा अपने जेब से करोगे क्या पैसा देके? नहीं, बोलोगे 10,000 रुपए का लाया, 1 लाख रुपए का लाया, 1 लाख में दे देंगे। आउटपुट कितना मिलेगा? बोलो बोलो, आउटपुट कितना मिलेगा? 9,500 मिलेगा। तो 9,500 से कितना रिकवर करना है? 1 लाख रिकवर करना है ना। 10 रुपए के भाव से रिकवर होगा क्या? नहीं होगा ना। तो क्या रेट दोगे सामने वाले को? वन लाख डिवाइडेड बाय 9,500। समझा क्या? बोलो, कोई कंफ्यूजन है क्या यहां तक के? बोलो, कंफ्यूजन है कोई तो बोलो, अभी बढ़ू मैं आगे। तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, ये आप कॉस्टिंग में भी देखोगे आगे, यही करना पड़ता है। क्यों? नहीं तो कॉस्ट रिकवर नहीं कर सकते। आपको मटेरियल का खर्चा लगेगा, आपको लेबर का खर्चा लगेगा, आपको वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे, और सब इनपुट पे काम करते हैं। हर एक जन इनपुट के ऊपर ही काम करता है। सोच के देखो कि आपको कोई मिठाई बनानी है, मिठाई। अब मिठाई के लिए आप क्या किए? दूध लेके आए, शक्कर लेके आए और खोआ लेके आए। ठीक है, सपोज 1 लीटर दूध लेके आए, लेट्स अज्यूम 1 लीटर टू बी इक्विवेलेंट टू 1 kg।
1 किलो खोआ लेके आए और लेट से 100 ग्राम की शक्कर लेके आए, सब मिला के वेट कितना हुआ? 1 किलो दूध, 1 किलो खोआ और 100 ग्राम शक्कर, कितना हुआ पूरा मिला के? ग्राम्स, 2100 ग्राम्स। अब इससे आप मिठाई बना रहे हो, मुझे बताओ एग्जैक्ट 2100 ग्राम्स की ही मिठाई बनेगी क्या? नहीं, क्यों? रीजन बताओ। थोड़ा सा दूध इवापोरेट हो जाएगा, होने वाला है कि नहीं? खोआ जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें से थोड़ा बहुत वेस्टेज में जाता है, मतलब एग्जैक्ट 100% कंज्यूम कभी नहीं होता वो, ठीक है? वो जब आप हीटिंग प्रोसेस करते हो उसका पूरा का पूरा, तब ये सब चीजें थोड़ी 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 वेस्ट होती है, बराबर है? वो जैसे आप उसको छानते हो या जो भी करते हो तो थोड़ा बहुत वेस्टेज होता है। पॉइंट समझ रहे हो मेरा? तो इसमें अपने को कितना मिलेगा? लेट से 2 किलो का अपने को मिठाई मिला, समझे? अब इसका मतलब 100 ग्राम का वेस्टेज तो हुआ है ना, तो 100 ग्राम के वेस्टेज की रिकवरी कहां से करनी है? बाकी केस से करनी है ना। तो अब मेरे को अगर कॉस्ट जानना है, तो कॉस्ट जानने के लिए मैं क्या करूंगा? पूरा मेरे को जो भी कॉस्ट लगा उसको 2100 ग्राम से डिवाइड करूं या 2000 ग्राम से? 100 ग्राम तो वेस्ट हो गया ना सर। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप शक्कर लेके आए, कॉस्ट लगी लेट से 100 रुपए लगे, दूध लेके आए 500 रुपए लगे, खोआ लेके आए 100 रुपए लगे, 700 रुपए लग गए। 700 रुपए में 2100 ग्राम का माल लेके आए। इसके बाद जब फाइनल मिठाई बनाए तो मिठाई 2 ही किलो निकली। मैं जानना चाहता हूं मिठाई की कॉस्ट कितनी है? तो मिठाई की कॉस्ट तो वही रहेगी ना, 700 रुपए। तो 700 रुपए को अगर आप 1-1 ग्राम करके मिठाई बांटना चाहते हो तो 700 रुपए कॉस्ट पे बांटने का है, तो डिवाइड किससे करूं? 2100 की 2000? 2000 से ही करना पड़ेगा ना। 100 ग्राम वेस्ट होना ही है, वो कोई नहीं रिकवर करके दे सकता। अभी समझे कि नहीं? बढ़ू आगे, ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल लिख लो, फिर इसके और एग्जाम्पल्स देखेंगे। बड़े, मैंने ऊपर आपको बोला था कि जो नॉर्मल लॉस होता है, एग्जाम्पल लिखे थे ना, नॉर्मल लॉस, उसका कभी आप कॉस्ट मेजर नहीं कर सकते। वो यही रीजन है कि आप नॉर्मल लॉस का कभी कॉस्ट मेजर करते ही नहीं। नॉर्मल लॉस की रिकवरी नॉर्मल प्रोडक्शन से की जाती है, पर वहां वर्डिंग्स बहुत क्लियर है, नॉर्मल प्रोडक्शन से। एग्जाम्पल 2, व्हाट इफ इन एग्जाम्पल 1 एक्चुअल लॉस इज 10%, एक्चुअल लॉस 10% रहा, तो 10,000 किलो के मटेरियल में एक्चुअली कितना वेस्टेज हो गया? 1,000 किलो का 9,000 किलो ही मिला। मिलना कितना चाहिए था? 9,500। कोई रीजन बता सकते हो आपको क्यों लगता है कि ऐसा वेस्टेज हुआ होगा? रीजंस तो एबनॉर्मल ही रहेंगे, कुछ भी कर लो। या तो लेबर इनएक्सपीरियंस थी, वेस्टेज बहुत ज्यादा किया, बराबर है? जैसे कि पहली बार आप लोग जब अपनी लाइफ में रोटी बनाना सीखोगे, सभी बनाते हैं पहली बार, एक बार अपन सभी ट्राई करते हैं, बन जाएगी क्या गोल? बनेगी। मैं बताता हूँ कैसे। आप क्या करोगे, बड़ा सारा एक बनाओगे, वो कटोरी लोगे, ऐसा रख दोगे, वेस्टेज बहुत सारा करोगे ना। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? वैसे ही यहाँ पे भी होता है, कभी कभी वेस्टेज ज्यादा होता है। जब आप नॉर्मली जैसे काम करना चाहिए वैसा काम नहीं करते, अलग ही तरीके से काम करते हो, तो वेस्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है। वो वेस्टेज के लिए क्या हम हमारे कस्टमर को बोल सकते हैं कि भैया तू एक्स्ट्रा पे कर? जैसे यहाँ पे हमको कॉस्ट में बांटना है, तो कॉस्ट में बांटना है, तो 10,000 में 9,000 किलो निकला, 1 लाख रुपए लगे थे। 1 लाख को 9,000 से डिवाइड करो, कितना हुआ कॉस्ट? 11.11। हम सेवा कर रहे हैं ऐसे, और भी बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं। तो हमने उसको बोला भाई 11.11 में हम लोग मटेरियल देंगे। वो बोलेगा भैया क्यों, दूसरे लोग तो 10.52 में दे रहे हैं। बोल रहे नहीं, उनका लॉस 5% है, हमारा 10% है।
तो आपसे खरीदेंगे या वहां जाके खरीदेंगे? वहां जाके खरीदेंगे ना, पॉइंट समझा? यही हमने पहले भी डिस्कस किया था। एबनॉर्मल लॉस कंपनी ही बेयर करती है, एबनॉर्मल लॉस कस्टमर कभी बेयर नहीं करता, ठीक है। और इसी कंसेप्ट के ऊपर हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं कि जब भी आपको क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करना है तो आप सिर्फ नॉर्मल प्रोडक्शन के बेसिस पे करेंगे, एबनॉर्मल पे कभी नहीं, ठीक है। क्लियर है यहां तक के? एंड यहां हम लिख लेते हैं, जान दो क्लोजिंग स्टॉक अभी हम वैल्यू नहीं करते, हम यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी 1 लाख डिवाइडेड बाय 95,000 इंटू प्रोडक्शन कितना हुआ? प्रोडक्शन, अच्छा हाँ 9,000 है, मैं 95 लिख दिया, 9,500 इंटू 9,000। और एबनॉर्मल लॉस अगर मुझे निकालना है तो 1 लाख डिवाइडेड बाय, बोलो बोलो ट्राई करो, डिवाइड 9,500 से ही होगा, अरे कॉस्ट पर यूनिट तो 9,500 से ही निकलेगा, इंटू 500। समझे? हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को दो टुकड़ों में बांट रहे हैं, 9,000 और 500, रेशियोज पढ़े थे ना, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो आप समझ लो 9,000:500 के रेशियो में बांटना है, तो इसलिए बेस दोनों का टोटल रहेगा, ठीक है। ठीक है, बड़े किसी भी प्रकार के एबनॉर्मल वेस्टेज को आप कभी भी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करोगे, ये एक्सक्लूजन्स में आते हैं। तो जब हम कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन्स की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में आते हैं एक तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, जो आपको सेकेंड पैरा में मिलेगा पढ़ने के लिए, जहां पे वो लिखा है सिस्टमैटिकली ओवर नॉर्मल कैपेसिटी, हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी में उसको एलोकेट करने का है, ठीक है। ऊपर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन दिया है जिसमें डायरेक्ट लेबर आ गया, ये सारे के सारे खर्चे आप लोग जितना प्रोडक्शन करते हो उतने के बेसिस पे हमेशा एलोकेट करते हो, ठीक है, ये ध्यान में रखो। फिर उसके बाद देखो बीच में देखो अनएलोकेटेड ओवरहेड्स दिया है, अंडर रिकवरी, अनएलोकेटेड ओवरहेड्स ब्रैकेट में अंडर रिकवरी, नीचे से 5वीं लाइन है, रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड, ये एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस जिसे हम एक्सपेंस दिखा देते हैं। इन द पीरियड ऑफ हाई प्रोडक्शन, उसके आगे अमाउंट ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज एलोकेटेड टू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज्ड सो दैट इन्वेंट्री इज नॉट मेजर्ड अबव कॉस्ट। यहाँ पे वो बोल रहा है कि आप एक्चुअल कॉस्ट पे मेजर करो, अगर आपने हाई प्रोडक्शन किया नॉर्मल से ज्यादा तो आप पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस करो, ताकि हमारा एक्चुअल कॉस्ट जो लगा है उसके ऊपर नहीं चले जाए। वो लाइन वो बोल रहा है, लैंग्वेज समझे? वो लैंग्वेज से हमने फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। देखो एग्जाम्पल 2, ABC Limited has a plant with a capacity to produce 1 lakh units, फिक्स ओवरहेड है 18 लाख, ठीक है। नॉर्मल कॉस्ट है 18 रुपीज पर यूनिट, केस 1। एक्चुअल प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट्स, अगर आपने एक्चुअली 1 लाख यूनिट्स बनाए तो आप लोग कॉस्ट पर यूनिट कितना एलोकेट करोगे? कॉस्ट पर यूनिट 18 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, उल्टा 18 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 18 रुपीज पर यूनिट। केस 2 एक्चुअल प्रोडक्शन है 90,000, एक्चुअल प्रोडक्शन 90,000, अब बताओ कितने से डिवाइड करोगे? 90,000 क्यों? अपना फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? अरे यहाँ पे अपन फिक्स ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं, देखो ऊपर फिक्स ओवरहेड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिक्स ओवरहेड के बेसिस पे बताओ फॉर्मूला क्या है? फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी, विच एवर इज हायर, ठीक है ना। यहाँ नॉर्मल कैपेसिटी कितना है? 1 लाख, एक्चुअल कितना है? 90, कितने से डिवाइड करोगे? 1 लाख। समझ में आ रहा है फॉर्मूला ऐसे याद करने का? केस 3 एक्चुअल प्रोडक्शन 1.2 लाख यूनिट्स, अब बताओ कितने से डिवाइड करोगे?
1.2 लाख विच एवर इज हायर पे। समझ गए यहाँ तक के? चलो जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट पे बाद में आएंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा उसका कुछ ना कुछ दिया होगा यहाँ पे। इलस्ट्रेशन 3 देखो, 3 इन द प्रोडक्शन नॉर्मल वेस्ट इज 5%, इनपुट 5000 मेट्रिक टन, वेस्टेज 300 मेट्रिक टन। होना कितना था वेस्टेज? 250। ठीक है, यानी कि लिखना इलस्ट्रेशन 3 कॉपी में पेज नंबर 3.42, 3.42 इलस्ट्रेशन 3। तो हमने इनपुट डाला 5000, वेस्टेज होना था 5% यानी कि 250 मेट्रिक टन। अब मैं यहां लिख लेता हूं नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट आना था 4750 मेट्रिक टन। एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन बोल रहा है 4700 मेट्रिक टन। क्या समझ में आता है ये पढ़ के आपको? 50 मेट्रिक टन का एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, फाइव 5000 मेट्रिक टन 1000 पर मेट्रिक टन से इनपुट डाला गया था। ठीक है, समझ गए? मुझे बताओ प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा और एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट कितना होगा जो हमें एक्सपेंस ऑफ करना है। टोटल कॉस्ट कितना है? एक मेट्रिक टन 1000 रुपए का। टोटल खर्चा कितना लगा? 50 lakhs। मल्टीप्लाई करना ना दोनों को। अब बताओ इसे एलोकेट करना है तो डिवाइड किससे करोगे? 4750। समझ गए? 50 लाख डिवाइडेड बाय 4750। अब प्रोडक्शन के लिए मल्टीप्लाई किससे करूं और एबनॉर्मल लॉस के लिए मल्टीप्लाई किससे करूं? 4700। एबनॉर्मल लॉस कैसे लिखूं बोलो? समझ में आया क्या? कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ तक के? निकालो। ठीक है, बढ़ी। देखते हैं और क्या बोल रहा है ये आपको।
entire quantity of waste is in stock, state the value of inventory in this case. Cost per minute 49, 47, 368 हमारा भी वही वैल्यू आया ना. ठीक है, देखते हैं और कोई इलस्ट्रेशन दिया है क्या इन्होंने, नहीं तो फिर बाद में अपन अपनी बुक पे आएंगे. ठीक है, नहीं है. तो देखो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड नॉर्मल कैपेसिटी या एक्चुअल प्रोडक्शन पे लिया जाता है, विचएवर इज हायर उस बेसिस पे, और वेरिएबल हमेशा एक्चुअल प्रोडक्शन बेसिस पे एलोकेट किया जाता है. ठीक है, अब अपन बात करते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स की. ठीक है, जॉइंट प्रोडक्ट मतलब क्या समझ में आता है आपको? वर्ड से क्या समझ में आता है जॉइंट प्रोडक्ट? दो प्रोडक्ट मिलके एक प्रोडक्ट बना, उल्टा है एक्चुअली, एक इससे दो प्रोडक्ट बन गए. एक ही रॉ मटेरियल से हम दो तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इसको बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स. ठीक है, मल्टीपल आउटपुट्स फ्रॉम सिंगल इनपुट. जैसे मैंने जब आप लोगों को पेट्रोलियम का एग्जांपल दिया था, तो क्रूड ऑयल से पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है. यू कैन नॉट अवॉइड डीजल, मिलेंगे तो दोनों मिलेंगे. ये जॉइंट प्रोडक्ट्स है. ठीक है, यहां तक के. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो मिलेंगे, दो से ज्यादा भी मिल सकते हैं. बाय प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम चाहते नहीं है, पर वो आ रहा है इसीलिए हम बेच देते हैं, एज गुड एज स्क्रैप. ठीक है, प्रोडक्ट not intentionally produced, product not intentionally produced but can be sold after further processing. नहीं, अलग अलग होते हैं. सोच बदल सकती है. कोई कोई प्रोडक्ट जो पहले हमारे लिए बाय प्रोडक्ट था, बाद में जॉइंट प्रोडक्ट हो गया, यानी पहले हम इसको ऐसे ही बना मतलब निकल जाता था, अब हम उसको इंटेंशनली बनाना चाहते हैं क्योंकि उससे प्रॉफिट अच्छा हो रहा है. सोच बदल सकती है. ठीक है, कौन सा वाला? हाँ हाँ हाँ. और अगर आप बनाना चाहते हैं तो, और अगर आप बनाना चाहते हैं तो जॉइंट प्रोडक्ट हो गया. बस ये सोच का फर्क है. ठीक है, देखो पहले क्या होता था, जब मार्केट में व्हीकल्स का यूजेज शुरू हुआ तो पहले पेट्रोल ड्रिवन व्हीकल्स ही थे. नो वन वांटेड डीजल, तो लोग पेट्रोल ही बनाते थे, डीजल वाज अ बाई प्रोडक्ट. पर धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रक्स वगैरह बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई, डीजल व्हीकल्स तो बहुत बाद में आए. तो ये ट्रक्स वगैरह के कंजम्पशन के लिए, अब देखो आप कार चलाते हो, आप व्हीकल चलाते हो, आप कितना डीजल डालोगे, एक्टिवा पेट्रोल डालोगे. एक्टिवा में अपन 2 लीटर 3 लीटर भरते हैं, कार वाला 10 लीटर 15 लीटर भरता है. पर ये जो ट्रक्स रहते हैं ये 100-100 लीटर भरते हैं. तो अब 100 लीटर उनको डीजल लगता है, पेट्रोल नहीं लगता. समझे? तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आया नहीं डीजल में प्रॉफिट ज्यादा है. तो अब डीजल प्रोड्यूस करना है, यानी पेट्रोल तो प्रोड्यूस करना ही है, डीजल भी प्रोड्यूस करना है. क्या हो गया? जॉइंट प्रोडक्ट. समझ में आया? फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके साथ जो दूसरे लुब्रिकेंट्स आते थे वो तो वेस्ट थे, उनका कोई काम ही नहीं था. बट अब आप देखोगे वैसलीन, क्रीम्स, ये सब पेट्रोलियम जेलीज है. मतलब आप हर एक इसमें देखिए वहां लिखा रहता है दीज आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ये सब उन लुब्रिकेंट से बनते हैं, है ना, विच वो प्योरली वेस्टेज. तो पहले ये क्या था, बाई प्रोडक्ट था, अब क्या हो गया? जॉइंट प्रोडक्ट. हाँ, मतलब जहां से आपको प्रॉफिट अच्छा खासा दिखना शुरू हो जाना वो जॉइंट प्रोडक्ट होता है. एंड समथिंग विच इज प्योरली वेस्ट आपके लिए, मतलब हम उसको प्रोसेस नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसी कोई आ गया खरीदने वाला तो बेच देंगे, जैसे रद्दी के पेपर, वो स्क्रैप हो गया. तो स्क्रैप और बाई प्रोडक्ट ना एग्जैक्टली आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. मैं बोल सकता हूँ बाई प्रोडक्ट वो है जिसको हम थोड़ा और प्रोसेस करके बेचते हैं, और स्क्रैप वो है जिसको एज इट इज बेच देते हैं. बस इतना सा फर्क होता है. क्लियर है यहाँ तक के? अभी जैसे कि आप लोग ये जूस वगैरह सब पीते हो, तो पहले क्या होता था, जो भी फ्रूट्स बनते थे, फ्रूट से फ्रूट जूसेस, ये जितने भी स्टोर्स वाले हैं सब लोग सेल करते थे. तो जो वेस्ट रह जाता था वो वेस्ट का कोई यूजेज नहीं था,
वो एज स्क्रैप बिकता था किसको, एग्रीकल्चरिस्ट, किसान वालों को, सब लोगों को एज स्क्रैप सेल होता था। अब धीरे धीरे आप देखोगे लोगों का शिफ्ट हुआ है कि रादर दैन ड्रिंकिंग फ्रेश जूसेस वी वांट टू ड्रिंक ये रियल का जूस बोल दो आप, या ट्रॉपिकाना का जूस बोल दो। अब ये सब भी बोलते हैं कि दीज आर फ्रेश जूसेस, पर अगर आप पीछे पढ़ोगे तो वहां क्लियरली लिखा है ये पल्प से बने हुए। पल्प समझता है, जब आपने कोई जूस बनाया तो उसके बाद जो पीछे रह गया, छिलका छोड़ दो, उसके अंदर के कंटेंट को पल्प बोलते हैं, समझे, वो पल्प से बना हुआ जूस है। अब सोचो पल्प का डिमांड इतना ज्यादा हो गया है कि अब मार्केट से लोगों से यानी किसानों से फ्रूट्स खरीद के पल्प बनाया जाता है, यानी पल्प प्रोडक्शन प्लांट्स बन गए हैं अब धीरे धीरे, और ये पल्प इन लोगों को सेल किया जाता है। पॉइंट समझ में आया? आप शिफ्ट देखो, ये पहले स्क्रैप था, ये स्क्रैप से अब जॉइंट प्रोडक्ट बन गया है कि जूस तो बनेगा ही, पल्प भी हम दूसरों को सेल कर सकते हैं, तो पल्प प्रोडक्शन प्लांट्स। ये जो शुगर केन रहता है, तो शुगर केन से आप लोग जब कोई भी मतलब शक्कर बनाते हो, शुगर फैक्ट्रीज की बात करें, शुगर केन से बनता है, तो पीछे एक बहुत बड़ा वेस्टेज छूटता था बगा से, ठीक है, विच वॉज अ स्क्रैप, कोई यूजेज नहीं था। पर धीरे धीरे अब आप देखोगे कि उससे इथेनॉल बनता है। इथेनॉल यूज में आता है आपके ये अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। पॉइंट समझ में? यानी इथेनॉल कहीं ना कहीं कंज्यूम हो सकता है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट हुआ। फिर जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, अब आप देखोगे कि इवन इन पेट्रोल इथेनॉल मिक्स किया जाता है ताकि पेट्रोल का कंटेंट बढ़ सके। तो ये क्या हो गया, अब वहां पे भी डिमांड के कारण अब धीरे धीरे इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट्स आ गए, यानी शुगर प्लांट्स ने धीरे धीरे इथेनॉल प्रोडक्शन में शिफ्ट कर लिया। अब शुगर भी निकल रहा है, इथेनॉल भी निकल रहा है, अब क्या हो गया, जॉइंट प्रोडक्ट। पॉइंट समझ में? अब इन सब केसेस में मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, पेट्रोल में पेट्रोल डीजल में क्रूड ऑयल था, जूसेस में फ्रूट्स थे, शुगर में शुगर केन था। अब बताओ मैं कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, कितना कॉस्ट वो क्रूड ऑयल का, कितना कॉस्ट पेट्रोल का है और कितना कॉस्ट डीजल का है। वो जो फ्रूट्स थे उसमें कितना कॉस्ट फ्रूट्स का है और कितना कॉस्ट पल्प का है। शुगर केन में कितना कॉस्ट इथेनॉल का है और कितना कॉस्ट शुगर का है, ये कैसे बताऊं? अब इसका तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, तो कोई एक बेसिस चाहिए इनको स्प्लिट करने के लिए। तो यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में हम लोग वो बेसिस की बात करते हैं। अब वो बेस क्या होगा, तो जॉइंट प्रोडक्ट में वो बोलता है कि बहुत डिटेल में आप जब स्टडी करोगे तो आप कॉस्टिंग में पढ़ोगे। जॉइंट प्रोडक्ट्स जब हम पढ़ते हैं तो वो बोलता है भैया सेल वैल्यू पे कर दो एलोकेट, जहां से ज्यादा प्राइस आ रहा है उसको कॉस्ट ज्यादा रिकवर करो, जहां जिसका कॉस्ट कम है वहां पे कम कॉस्ट डाल देना। पॉइंट समझा कि नहीं समझा? तो स्पेसिफिक एलोकेशन कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सकते हो तो सेल वैल्यू बेसिस पे एलोकेट कर दो। तो यहाँ पे जब आप देखते हो तो जॉइंट कॉस्ट में एक वो सेल वैल्यू लिखा है, दूसरा कॉन्सेप्ट उसी के बाजू में दिया है, सेल वैल्यू एट सेपरेशन एंड सेल वैल्यू एट कंप्लीशन। क्या होता है, कभी कभी एक जॉइंट प्रोडक्ट बनता है जिससे आप और फर्दर प्रोसेस करते हो और फिर वो प्रोडक्ट सेल करते हो, यानी एक जो प्रोडक्ट आया उसको इमीडिएटली सेल नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल पल्प आया, पल्प नहीं बेचते, पल्प से फ्रूट जूसेस बनाते हैं और उसको हम सेल करते हैं। तो एक हुआ सेपरेशन पॉइंट और एक हुआ कंप्लीशन पॉइंट, ठीक है। सेपरेशन पॉइंट पे कर सकते हो स्प्लिट, तो स्प्लिट कर दो, नहीं तो कंप्लीशन पॉइंट पे करो। हम जब एएस पढ़ेंगे तो हम सिर्फ कंप्लीशन पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको वो सेपरेशन पॉइंट वाले क्वेश्चन यहां नहीं पूछेंगे, कॉस्टिंग में पूछेंगे, वहां भी एक जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट करके चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग कंसर्न सिर्फ जॉइंट लेवल तक के, समझ गए यहां तक के, ठीक है। तो यहां पे हम जॉइंट प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे सेल बेसिस। मैं सिर्फ ब्रैकेट में आपको बेसिस लिख दे रहा हूं, समझ जाना कि ये कॉस्ट एलोकेशन का बेसिस लिख के दिया मैंने आपको, या तो आप पूरा लिखो कॉस्ट टू बी एलोकेटेड ऑन सेल बेसिस, आपकी इच्छा। पढ़े, बाय प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम बनाना नहीं चाहते थे। अब उसका ट्रीटमेंट समझने के लिए हम पहले स्क्रैप का ट्रीटमेंट समझते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आप ये शेक्स वगैरह के आपने लेटेस्ट रेस्टोरेंट्स देखे हैं, फ्रोजन बॉटल्स की बात कर लेता हूँ, फ्यूअल ब्लेंड, क्रीम स्टोन, गियानी, या कोई भी रेस्टोरेंट जिसमें आजकल जो शेक्स आप देखोगे कि वो जैसे पहले मिल्क बॉटल्स आते थे वैसे बॉटल्स के अंदर में शेक्स देते हैं, बराबर है ना, आजकल बहुत देखते होंगे। अच्छा, आपने अगर कोई ऑर्डर किया ऐसा
तो घर पे वो बॉटल के साथ आता है कि ऐसी कोई प्लास्टिक के अंदर में पैक करके आता है? बॉटल में ही आता है। और कभी अगर आप वहाँ पे ही पी रहे हो तो वो बॉटल साथ में ले जा सकते हो कि अलाउड नहीं है लेके जाना? अच्छा, घर पे लाते हो तो वापस आता है क्या वो बॉटल? वापस कीजिए नहीं ना, वो वहां से भी आप लेके जा सकते हो, सेम मतलब होता है। तो बॉटल आपको दे दिया है, पॉइंट समझे? अब अपन ने सोचा कि अपन एक ऐसा रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं जिस रेस्टोरेंट के अंदर में अपन भी ऐसा ही शेक वगैरह सेल करेंगे। अब ये शेक्स के अंदर में क्या हो रहा है, वो बॉटल का कॉस्ट सपोज करो आपको 10 रुपये आ रहा है, और अंदर जो भी मटेरियल वगैरह बना रहे हो 30 रुपये का आ रहा है। अब लोग वहां पे आते हैं, शेक वगैरह पीते हैं, बॉटल वहीं छोड़ के चले जाते हैं। हम आज तक कभी घर पे लेके ही नहीं गए, क्या करेंगे ले जाके, वहीं पे छोड़ दिया। अब जब नए नए रेस्टोरेंट स्टार्ट हुए थे तब अपन घर ले जाते थे, क्योंकि कुछ तो भी नया था वो अपने को देखने के लिए। बट अब हैबिट हो गई, हर एक जन वही दे रहा है, ठीक है नहीं? तो वहीं पे अपन बॉटल छोड़ के चले जाते हैं। अब सामने वाला उस बॉटल का क्या करता होगा बोलो? रीयूज करता होगा या स्क्रैप सेल कर देता होगा? अच्छा सोच के देखो, आपके सामने वहां पे बॉटल में लिखा है दिस इज अ रीयूज बॉटल, पियोगे क्या आप उसमें शेक? नहीं पियेंगे। 90% केसेस वो लोग रीयूज नहीं करते, 10% वो इंटरनल मैटर है, अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? तो वो बंदे के लिए वो स्क्रैप है। अब वो कौन लेके जाएगा? कोई बॉटलिंग प्लांट वाला लेके जाएगा, क्योंकि वो उसको पूरा का पूरा प्रोसेस करके वापस से सेल कर सकता है। जैसे पेप्सी क्या करता है, पेप्सी जब अपना बॉटल देता है आप वहां पे, वहां बॉटल वापस नहीं लेके जा सकते, है कि नहीं? पेप्सी वाला अपना बॉटल वहीं पे रख लेता है, तो वो बॉटल वापस से पेप्सी बॉटलिंग प्लांट में जाता है। और हर बॉटल का एक यूजेज लाइफ रहता है कि दे आर यूज्ड ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक के? तो बॉटलिंग प्लांट वाला वापस से इस बॉटल को रीयूज करवा सकता है। आपको चाहिए तो वो आपको आप वापस से रीयूज करवा के दे देगा। द पॉइंट इज यू आर गोइंग टू सेल इट एज अ स्क्रैप, बाई प्रोडक्ट नहीं आपके लिए, यू आर गोइंग टू सेल इट एज अ स्क्रैप। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक के? अच्छा मुझे बताओ, अब आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे हो कि अपने को शेक का प्राइस डिसाइड करने का है, ठीक है? तो 10 रुपए का बॉटल है, 20 रुपए का मटेरियल है, 30 रुपए हो गया, 5 रुपए दूसरे खर्चे लग रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेबर वगैरह सब, पर बॉटल कॉस्ट 5 रुपए, 35 रुपए, 50 रुपए अपने को कमाना है। 50 रुपए कमाने का है तो कितना हो गया आपका कॉस्ट? नहीं नहीं नहीं, 50 रुपए कमाना है, प्रॉफिट ही 50 रुपए चाहिए। तो बोलो कितने में बेचोगे? सेलिंग प्राइस पूछ रहा हूँ मैं, उल्टा सवाल पूछा। 85 रुपीज में बेचोगे ना, 35 + 50, 85 रुपीज में बेचोगे। अच्छा 50 रुपए कमाने का है, ठीक है, फिक्स है। वो बॉटल स्क्रैप में 5 रुपए में बिक सकता है, बॉटल स्क्रैप में 5 रुपए में बिक सकता है। अगर मैं आपको वापस वही सवाल पूछूं कि क्या आप सेलिंग प्राइस ऑल्टर करना चाहोगे, तो बोलो क्या बोलोगे? 80 कैसे आया? अच्छा कब माइनस किया? मतलब पूरा 85 - 5 किया या 35 - 5 + 50 किया? ये सोचने वाली बात है। मैं पहले कॉस्ट निकाल रहा हूँ फिर प्रॉफिट ऐड कर रहा हूँ, समझे? तो मैंने पहले कॉस्ट निकाला 35, उसमें से 5 माइनस किया, फिर 50 ऐड किया, या मैंने कॉस्ट 35 निकाला, प्रॉफिट ऐड किया 50, और स्क्रैप की भी तो 5 मिलेंगे, वो भी माइनस कर दिया। अल्टीमेट आंसर सेम आ रहा है, मेरे को आंसर से मैटर नहीं करता। सोच क्या है आपकी, पहले माइनस करूँ कि बाद में माइनस करूँ? क्यों, कोई रीजन? मैं जब आपको एक सवाल पूछूं कि आपको कॉस्ट कितना लगा, तो आप मेरे को 35 नहीं बोल सकते, आप मेरे को 30 बोलोगे। आप बोलोगे सर 5 रुपए तो बॉटल के रिकवर हो गए, तो 30 का ही मेरा कॉस्ट है। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? स्क्रैप का ट्रीटमेंट आपने ही मेरे को बता दिया। स्क्रैप से जो पैसा आता है वो कॉस्ट को रिड्यूस करने में चले जाता है, समझे? स्क्रैप से जो भी पैसा आएगा आप पूरा कॉस्ट में से रिड्यूस कर दोगे, या बाद में कॉस्टिंग में पढ़ोगे, अभी तो मेरे लिए सिर्फ इतना ही रेलिवेंट था। बाई प्रोडक्ट इज एज गुड एज स्क्रैप। हम चाहते नहीं है पर निकल जा रहा है। कोई बोलता है थोड़ा सा प्रोसेस कर दो मार्केट में बिक जाएगा, तो हमने बोला ठीक है यार कर देते हैं प्रोसेस, अपना क्या जा रहा है, थोड़ा सा प्रोसेस ही तो करना है, तो थोड़ा सा प्रोसेस करके अपन बेच देते हैं, तो ये बाई प्रोडक्ट हो गया। तो इसका भी ट्रीटमेंट एज गुड एज स्क्रैप ही होना चाहिए ना, कॉस्ट में से रिड्यूस कर देना चाहिए। पर यहाँ थोड़ा प्रोसेसिंग कॉस्ट लग जा रहा है। तो सपोज करो कि प्रोसेसिंग कॉस्ट 2 रुपए और ये 10 रुपए में बिक जाएगा, तो आपको नेट कितना रियलाइज हुआ? 8 रुपए, समझे? ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो गया। आपको नेट रियलाइज हुआ 8 रुपए, मैं 8 रुपए से कॉस्ट को कम करूंगा रादर देन 10 रुपीज। 2 रुपए तो लग ही रहे हैं खर्चा, समझे? ट्रीटमेंट समझे क्या? बढ़ू आगे। तो ये आपके बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट है। बाय प्रोडक्ट मेजर्ड एट एनआरवी डिडक्टेड फ्रॉम द मेन और ज्वाइंट प्रोडक्ट कॉस्ट, यानी जो भी कॉस्ट लग रहा है उसमें से आप रिड्यूस कर दो, समझिए? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे, अपन वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। अच्छा वहां लिख तो दो, रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट। ठीक है, मैं तब तक क्वेश्चन ढूंढता हूँ यार, क्वेश्चन कहाँ है?
इसका क्वेश्चन तो था इस बुक के अंदर, कहाँ चला गया? नहीं है, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। कोई ना कोई अभी एक आध एग्जाम में आ भी चुका होगा मेरे को लगता। इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विजॉय लिमिटेड, वन बाय प्रोडक्ट बीपी एमर्जेस अलॉन्ग विद टू मेन प्रोडक्ट MP1 MP2, ठीक है। MP1 MP2 क्या है? जॉइंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप, यानी चार चीजें आ रही है, BP MP1 MP2 स्क्रैप। डिटेल्स आर एज अंडर। रॉ मटेरियल डाला 15,000 यूनिट्स, खर्चा लगा 1,60,000, 82,000, 58,000, 40,000। आउटपुट निकला 6,250 MP1, 5,000 MP2, बाय प्रोडक्ट 1,600। बता सकते हो क्या स्क्रैप कितना निकला? नहीं बता सकते? इनपुट कितना डाला तो आउटपुट कितना आना चाहिए? 15,000। तीन आउटपुट बता दिया आपको। MP1 6,250, MP2 5,000, बाय प्रोडक्ट 1,600। तो बाकी क्या होगा? स्क्रैप। 2,150। समझे? उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक बताया कि MP1 800 बचा है, MP2 200 बचा है, ठीक है। बाकी सब बिक गया। अब कॉस्ट भी दी है, मटेरियल खरीदा था 160 में, वेजेस, फिक्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, वो सब वेरिएबल ओवरहेड, वो सब दे दिया। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ MP1 एंड MP2 इज 80 एंड 50 रेस्पेक्टिवली। बाय प्रोडक्ट इज सोल्ड at 25 per unit. There is a profit of 5,000 on sale of byproduct after incurring separate processing charge. सेपरेट प्रोसेसिंग चार्ज 4,000, यानी बाय प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने के लिए 4,000 का खर्चा लगता है। उसके बाद वो बाय प्रोडक्ट 25 रुपए में बिक जाता है। एंड पैकिंग चार्ज 6,000, यानी टोटल 10,000 का खर्चा करो, उसके बाद वो 25 रुपए के भाव पे बिकता है। समझ गए? 6,000 इज रियलाइज फ्रॉम स्क्रैप, और जो स्क्रैप है 2,150 यूनिट्स, वो 6,000 रुपए में टोटल बिक जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। समझे यहां तक के? तो क्लोजिंग स्टॉक जानने के लिए पहले चाहिए कॉस्ट, और कॉस्ट में से रिड्यूस करना है स्क्रैप की वैल्यू और बाय प्रोडक्ट की वैल्यू, यानी पहले ढूंढना है स्क्रैप और बाय प्रोडक्ट की वैल्यू। स्क्रैप की तो दे दी, यानी ढूंढना है बाय प्रोडक्ट की वैल्यू। तो बाय प्रोडक्ट अगर बेचोगे तो कितने में बेचोगे बोलो? कैसे आया 40,000? 25 इंटू 1,600, 1,600 रुपए, 40,000 रुपए में टोटल पूरा बाय प्रोडक्ट बिक जाएगा। और ये 40,000 में बेचने के लिए आपको खर्चा कितना करना पड़ेगा ये बताओ? 10,000 रुपए। यानी नेट अगर मैं बोलूं तो रियलाइज आपने कितना किया? 30,000। बाय प्रोडक्ट से रियलाइज होता है 30,000। समझ गए? वेरी गुड। वहां प्रॉफिट लिखा हुआ है 5,000, इसका मतलब ये हुआ होगा कि कुछ 25,000 का कॉस्ट और आपने बाय प्रोडक्ट को एलोकेट किया होगा। अब ये एलोकेशन अलाउड नहीं है एएस में। एएस क्या बोलता है? बाय प्रोडक्ट से जो रियलाइज हुआ कॉस्ट में से रिड्यूस कर दो। समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब वो जो पॉइंट है उससे कंफ्यूज मत होना। यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। कभी कभी स्टूडेंट बोलता है सर प्रॉफिट हुआ 5,000 का, मतलब 25,000 का और खर्चा किया होगा उसके ऊपर प्रोसेसिंग का। अरे प्रोसेसिंग कॉस्ट तो दे दिया ना उसने 4,000 का, पैकिंग कॉस्ट भी दे दिया, कौन सा कॉस्ट है जो नहीं दिया आपको? कोई एक आध कॉस्ट नहीं दिया होता तो मैं मान जाता आपकी बात, उसने तो दोनों कॉस्ट दे दिया। इसका मतलब वो वाला फिगर 5,000 इररेलेवेंट है। समझे? कभी कभी क्वेश्चन में आपको इररेलेवेंट डेटा भी ढूंढना पड़ता है, 5,000 को माइनस नहीं करेंगे। यानी अपने लिए 30,000 रुपए रियलाइजेबल वैल्यू है, और ये 30,000 का हम क्या करेंगे बोलो? क्या ट्रीटमेंट बताया? कॉस्ट में से। कॉस्ट कितनी है?
क्या हो गया सर? मोबाइल पे करो ना। हे भगवान। कितना आया टोटल कॉस्ट? 42334 बहुत कम नहीं हो गया? 42,334 बस। नहीं नहीं, मैंने कब बोला 1600 का निकालो कॉस्ट? मैंने बोला टोटल कॉस्ट कितना है, एलोकेट करने थोड़ी बोला मैं आपको कॉस्ट। मेरे को बोलो खर्चा टोटल आपने कितना किया। 3,40,000। फिर आपने क्या किया, सारे यूनिट से डिवाइड कर दिया उसको 15,000, है ना? नहीं नहीं, आगे कुछ करो मत, मैं पूछ रहा हूँ आपको। 42,334 के लिए आपने क्या किया, डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू 1600। इंटू 1600 मतलब स्क्रैप छोड़ के, है ना? तो अपने को बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना ही नहीं है ना, वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। बाई प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट होता ही नहीं। बाय प्रोडक्ट तो उल्टा कॉस्ट को रिड्यूस करता है। 340 का खर्चा लगा, बाय प्रोडक्ट से रियलाइज कितना हुआ सर? पक्का ना, समझे ना? 30,000 तो 340 मिले, 30,000 तो बाय प्रोडक्ट बेच के मिल गए। तो इसका मतलब अपने को कॉस्ट कितना लगा? 3,10,000, समझे? यानी MP1 MP2 बनाने के लिए 3,10,000 रुपए का ही खर्चा लग रहा है। अच्छा, पर सिर्फ 3,10,000 नहीं, स्क्रैप भी तो बेचा। कितने में बेचा? 6,000। इसका मतलब खर्चा कितना लगा? 3,04,000। बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट समझ गए, स्क्रैप का ट्रीटमेंट समझ गए। अब ज्वाइंट प्रोडक्ट के एलोकेशन पे आते हैं। मैंने आपको बोला था ज्वाइंट प्रोडक्ट को एलोकेट करना है, तो कैसे करोगे? क्या लिखे लिखे ना आप लोग? सेल बेसिस, सेल वैल्यू। तो हमें यह जानना जरूरी है कि MP1 का सेल वैल्यू कितना है। आपने कितने का माल बेचा ये नहीं बोल रहा हूं मैं, बेचोगे तो कितने में बिकेगा। प्रोडक्शन किया 6,250, प्रोडक्शन किया 5,000, तो 6,250 बेचना है तो कितने में बिकेगा? 5,000 बेचोगे तो कितने में बिकेगा? बताओ, 6,250 कितने में बिकेगा? 80 रुपए में एक यूनिट। पूरा 6,250 बेचोगे तो कितने में बिकेगा? 5 लाख। 5,000 यूनिट कितने में बिकेंगे? 2.5 लाख। यानी 5 लाख और 2.5 लाख, ये सेल वैल्यू हो गई। बेचेंगे तो ये भाव में बिकेगा। इसका मतलब वो जो हमको कॉस्ट लग रही है ना, वो भी एलोकेट ये 5 लाख और 2.5 लाख के बेसिस पे होना चाहिए ना। समझे? 3,04,000 है ना, 3,04,000 को 5 लाख और 2.5 लाख में बांटना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। समझे? बताओ कितना कितना एलोकेट करोगे, MP1 को कितना और MP2 को कितना? बताओ क्या लिखूं? 3,04,000 को डिवाइड कितने से करूं? $12,850 तो इंक्लूडिंग बाय प्रोडक्ट है ना, बाय प्रोडक्ट तो लेना ही नहीं है ना। और दूसरी बात, यूनिट्स के बेसिस पे नहीं एलोकेट करना ना। अरे सर, सेल वैल्यू के बेसिस पे एलोकेट करना ना, यूनिट्स के बेसिस पे करना ही नहीं है। ठीक है, करना कैसे है? सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितना है? पूरा माल जितना भी बनाए कितने में बिकेगा? 5 लाख में MP1, MP2 2.5 लाख में। पूरा माल कितने में बिका? 7.5 लाख में। समझे ना? तो 7.5 लाख रुपए पे एलोकेट करना है, यूनिट्स पे नहीं करना है। 7.5 लाख रुपए पे करना है। समझे? तो कितना कितना होगा? हाँ, पहले बताओ तो पर यूनिट के लिए कितने से डिवाइड कर रहे हो? पर यूनिट क्या बोल रहा हूं मैं, पर रुपी के लिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कैसे निकाला, डिवाइड किससे किया 3,04,000 को? हाँ, 2:1, यानी 7,50,000 से डिवाइड किया ना आपने। हाँ, वही पूछ रहा था, और क्या पूछ रहा था। तो MP1 के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूं? अरे यूनिट्स नहीं सर, यूनिट्स से बाहर निकलो। अमाउंट 5 लाख। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, ऐसे नहीं समझेगा। रुको, इसको साइड में रखो। डायमंड किससे बनता है? कोल से बनता है। कभी कोई कोल माइन देखा है? नहीं देखा है?
अच्छा वो पिक्चर देखी है ब्लैक डायमंड? नहीं? अरे आप लोग पिक्चर ही नहीं देखते यार, क्या होगा आप लोगों का। कोल के ऊपर कोई पिक्चर देखी है? कोल माइंस के ऊपर गुंडे मूवी थी, उसमें सिर्फ कोयले का चोर तस्करी होता था और किसी चीज़ का नहीं था। ठीक है। डायमंड के ऊपर एक पिक्चर है ब्लैक डायमंड, और एक और है, 5 मूवीज अब तक के बन चुकी है, बहुत ज़बरदस्त मूवीज है सब, जिसके अंदर में डायमंड के ऊपर, अरे आप लोगों ने ये भी तो देखी होगी वो केजीएफ। अरे केजीएफ नहीं देखी यार, केजीएफ नहीं देखी, कैसा होगा आप लोगों का। चलो अपन एक माइन की बात करते हैं। देखो माइन कैसा होता होगा। कोयला कभी भी, जैसे ये जमीन है तो कोयला यहाँ नीचे में होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक के जाना पड़ता है, तो यहाँ तक जाने के लिए लिफ्ट्स बनाई जाती है, समझे। अब लिफ्ट बनाई, लिफ्ट बना के अंदर गए, अंदर जाने के बाद रास्ते भी बनाने पड़ते हैं जहाँ से कोयले को निकाला जा सके। अभी बहुत बार क्या होता है, रास्ता तो बना दिया, अंदर चले भी गए, कोयला निकाल रहे थे, पीछे का थोड़ा सा कोयला लूज हो गया, वो गिर गया, तो लोग वहां पे ब्लॉक हो जाते हैं और मर जाते हैं। वो बीच में केनिया वगैरह के अगर आपने केसेस सुने होंगे, केनिया में नहीं हुआ था, कोई और लोकेशन था, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, थाईलैंड में था, जहाँ बच्चे फंस गए थे, फिर एक रेस्क्यू टीम गई थी, उन लोगों को निकाल के लेके आई थी। ठीक है। तो इस इन रास्तों से लोग जा रहे हैं, लोग कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कोल को एक्सट्रैक्ट करके ऊपर आ रहे हैं, समझ में आया। अब जो डायमंड है वो कोल से निकलता है, वैसा नहीं कि कोल को आप प्रोसेस करके डायमंड निकालते हो, दिख जाता है डायमंड। कोयला धीरे 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 डायमंड बन जाता है। इट इज लाइक दैट बटरफ्लाई, कि वो जो एक छोटा क्या कैटरपिलर रहता है ना, कैटरपिलर सोया हुआ है, वो एक उसके आजू बाजू एक कवर बन गया और एक दिन एक बटरफ्लाई बाहर निकल गई, बस वैसा ही है कि कोयला है, पुराना होता गया होता गया होता गया, सडनली एक दिन एक डायमंड निकल गया। नहीं 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 नहीं, वो तो कटिंग की हुई है, डायमंड पत्थर के जैसा दिखता है। ठीक है। देखो डायमंड ऐसा दिखता है, फिर इसकी कटिंग करके प्रॉपर डायमंड जैसा बनाया जाता है। ठीक है। अब वहां पे एक बंदा काम कर रहा है, बंदा यानी लोग जो कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या पगार दोगे आप उनको, बोलो। 30-40 हज़ार रुपये महीना? मतलब एक सीए जितना कमाता है उतना वो कोयला निकालने वाला कमाता है। क्या बात करते हैं आप लोग। 5,000 रुपये महीने के ऊपर कुछ नहीं मिलता, गांव खेड़े के लोग रहते, वो लोग कुछ नहीं रहता, 5,000 रुपये मिलता है, 5,000 रुपये के हिसाब से काम करो। वो मिनिमम वेजेस एक्ट वगैरह लग गया, वो सब कहानी अलग है। इंडिया में मिनिमम वेजेस एक्ट के ऊपर कैसे काम होता है पता है क्या? जैसे 15,000 रुपये के वेजेस बोले हुए हैं, ठीक है। तो अभी ये सब रिकॉर्ड भी हो रहा है, बोलो। 15,000 रुपये के वेजेस रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि भाई तुमको 15,000 की नौकरी दे रहे हैं, तुम्हारे अकाउंट में 15,000 डालेंगे, 10,000 रुपये वापस ला के हमको कैश में दे देना, ये कंडीशन पे नौकरी मिलेगी, नहीं तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे मिनिमम वेजेस एक्ट पे काम होता है इंडिया में, ठीक है। अब 5,000 रुपये का बंदा नीचे जा रहा है, काम कर रहा है, बताओ उसको डायमंड मिल गया, क्या करेगा? सीधी बात है, ऊपर आएगा, उसके जेब में है, उसकी चेकिंग थोड़ी हो रही है कि तेरे जेब में और डायमंड रहता कितना है, ये पत्थर कोई ऐसा बड़े सारे पत्थर थोड़ी रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं। मतलब बड़ा पत्थर भी हो सकता है, वो तो पकड़ में आ जाएगा, छोटे तो नहीं पकड़ में आएंगे। ठीक है, जेब में रखा, भाग गया, और अगले दिन से आना बंद होगी ना, उसकी तो कमाई होगी, उसको जरूरत ही नहीं है। पॉइंट समझ में आया? अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए सिक्योरिटी रखी जाती है, और उसे सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसकी पगार अच्छी होती है, 40-50 हज़ार रुपए तक की होती है। क्यों? नहीं तो वो उसके साथ सेटिंग करके चोरी करके भाग जाएगा, अपने को वो नहीं चाहिए। पॉइंट समझ में आया? तो कोयले की खदान में कोयला निकला, सपोज करो 10,000 टन, और क्या हर कोयला डायमंड बन जाता क्या? नहीं। अभी 10,000 टन की जगह 10,000 पीस लिख देते हैं अपन समझने के लिए। और इसके अलावा वहां पे मिले 5 डायमंड, ठीक है। अपन वहां पे 100 लेबर बिठा के बैठे हैं, जिनको अपन हर एक को 5,000 की पगार देते हैं, कितना हो गया? 5 लाख। और 10 सिक्योरिटी गार्ड है, जिनको हर एक को अपन 40,000 रुपए देते हैं, कितना हो गया? 4 लाख। ओवरऑल कॉस्ट लग रही है 9 लाख रुपए, और 9 लाख रुपए में 10,000 पीसेज आए और 5 डायमंड आए। कॉस्ट को एलोकेट करना है ज्वाइंट प्रोडक्ट से, सेम कॉस्ट में दोनों चीजें निकल रही है, कॉस्ट को एलोकेट करना है, कैसे करें बोलो? यूनिट्स के बेसिस पे कर दूं, 10,000:5, बोलो 10,000:5 सही रहेगा क्या? 10,000 पीस कोयले के, क्योंकि भाई कोयला ज्यादा निकल रहा है तो उसको कॉस्ट ज्यादा एलोकेट होना चाहिए, और 5 पीस डायमंड के, उसको कम कॉस्ट एलोकेट करेंगे, डायमंड निकले कितने? 5 टुकड़े। डायमंड की वैल्यू ज्यादा है ना, तो उसको कॉस्ट भी ज्यादा एलोकेट होना चाहिए। तो अब बताओ कॉस्ट को कैसे एलोकेट करूं?
कोई बेसिस बताओ, सोचो। हाँ, सेल वैल्यू के हिसाब से। तो आप बोलोगे 10,000 कोयला, एक कोयले का एक पीस 1 रुपए में बिकता होगा, 10,000 रुपए। एक डायमंड 1 करोड़ रुपए में बिकेगा, 5 करोड़ रुपए, तो 5 करोड़ इज टू 10,000 रुपए। पॉइंट समझा कि नहीं? कॉस्ट एलोकेशन कोयले को कम हो रहा है और डायमंड को ज्यादा हो रहा है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक के? यानी आपने क्या किया, 10,000 इज टू 5 करोड़ में एलोकेशन किया। वही चीज तो यहां भी समझा रहा हूं। यहां पे यूनिट्स क्यों सोचते हो? यहां भी सेल वैल्यू सोचो। दोनों का सेल वैल्यू अलग अलग है। एक का सेल वैल्यू है 50 रुपए, एक का 80 रुपए, तो 80 रुपए वाले को ज्यादा कॉस्ट एलोकेट होना चाहिए ना, और वैसे 50 रुपए वाले को कम होना चाहिए, प्रोडक्शन भी कम हुआ है उसका। अब यहां थोड़ा सेलिंग प्राइस आसपास है तो दिमाग नहीं चलता, पर लॉजिक तो वही रहेगा ना। लॉजिक कैसे बदलेगा? तो सेल वैल्यू के बेसिस पे एलोकेट हो रहा है, 7.5 लाख रुपए पे एलोकेट कर दिया, डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 5, डिवाइड बाय 2.5 इंटू 7.5 इंटू 2.5। समझे? निकालो वैल्यू। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी निकालना है। टू 202,667 लिख देता हूं, ठीक है। हाँ बोलो। नहीं, 7.5 से ही डिवाइड हुआ। अरे वो लिखने का गड़बड़ है। 1,01,333 बराबर है। तो 2,02,667 में अब यूनिट वाइज बात करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को 800 यूनिट्स की वैल्यू चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक में 800 यूनिट्स है, जबकि प्रोडक्शन हुआ 6,250। तो अब अगर मुझे जानना है कि वो 800 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी, अब तो जॉइंट प्रोडक्ट रहा ही नहीं ना, MP1 की कॉस्ट है 2,02,667। समझे? तो अब यहां पे एलोकेशन कैसे करूं? कैसे जानूं वो 800 यूनिट्स का कॉस्ट कैसे निकालूंगा? हाँ, 202,667 डिवाइडेड बाय 6250 इंटू 800। समझ में आया? निकालो। देख लेते हैं। 25944। 25944। दूसरे वाले का निकाल के बताओ। MP2 का भी बताओ। 4054। देख लो तो आ रहा है क्या? 25944 और 4054 आ रहा है। 4054। अगला है हमारा एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कौन कौन सी कॉस्ट को इन्वेंट्री का कॉस्ट में मत लीजिए। ये वो वाले एक्सक्लूजन नहीं है जो AS2 में नहीं आते। वो तो है कि ये AS2 में वैल्यू ही नहीं करना है, यहाँ मेजरमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन कौन से? पहला तो एबनॉर्मल लॉस, वो तो हमने पढ़ लिया। ये एबनॉर्मल लॉस किसी भी तरह का इंक्लूड नहीं करना। अब बात करते हैं स्टोरेज कॉस्ट की। ठीक है, आपने मेरे को एक एग्जांपल दिया था कि सर कौन कौन से कॉस्ट इंक्लूड होना चाहिए, तब एक स्टोरेज कॉस्ट एग्जांपल बोले थे, बराबर। मैंने बोला था नहीं, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, अब बात करते हैं। सपोज करो कि ये जो अपना रूम है ये एक वेयरहाउस है, स्टोरेज रूम है, और ये जो आप टेबल बेंचेस पे बैठे हो इसमें मैं डील करता हूँ, और यहाँ पे वेयरहाउस के अंदर पड़ा है। ये वेयरहाउस का मैं रेंट देता हूँ 10,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, और यहाँ पे सपोज करो कि 10 टेबल पड़े हैं, और मैं बोलता हूँ कि नहीं, इसको भी अपन ने कॉस्ट में लेना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए स्टोरेज कॉस्ट को। तो पर टेबल मैंने कितना इंक्लूड करना चाहिए बोलो? 1,000 रुपये पर टेबल मैंने रेंट इंक्लूड करना चाहिए। समझ गए? तो मैंने 1,000 रुपये एक टेबल को एलोकेट कर दिया इस बार, तो कॉस्ट ऑफ टेबल हैज इंक्रीज बाय 1,000। बराबर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को स्टोरेज कॉस्ट रिकवर नहीं करना है, पर एक बार का अपन ने एलोकेट तो कर दिया। मैं बोल रहा हूँ इसको नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए उसका लॉजिक समझ रहा है। दूसरा महीना टेबल पड़ा है, बिका नहीं, फिर से आप कॉस्ट एलोकेट करोगे कितना? 1,000 रुपये, 2,000 रुपये बढ़ा दियो आप वैल्यू। तीसरा महीना 1,000, 3,000, चौथा महीना 4,000, पांचवा महीना 5,000। आप वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो। मुझे बताओ क्या वो टेबल की वैल्यू बढ़ते जा रही है जस्ट बिकॉज वो स्टोरेज में पड़ा है? इलॉजिकल बातें हैं ये तो। बराबर है, यहाँ तक के चीज बिक नहीं रही है पर स्टोरेज कॉस्ट ऐड करते जा रहे हो। क्या वो स्टोरेज जरूरी था उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए? नहीं। अरे
आपकी इच्छा थी, आप बना के रख लिए, जब ऑर्डर आता तब बनाते। किसने बोला था आपको कि आप पहले से बना के रखो? पॉइंट समझ में आया? तो इसीलिए स्टोरेज कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता, पर कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग वेंकीज कंपनी को जानते हो? वेंकीज, वेंकीज इज अ फूड प्रोसेसिंग कंपनी। ये काम करना है पूनम बाजार, कोई भी इसमें जाना, वहाँ वो रेफ्रिजरेटर पड़े रहता ना, उसको खोलना, वहाँ पे प्रोसेस्ड फूड पड़ा रहता, नॉन वेज स्पेसिफिकली वेंकीज के मिलेंगे पूरे के पूरे। ठीक है, तो वेंकीज क्या करता है, ऐसे प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह बनाता है। अब वो तो कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता होगा। ये जितने भी मॉल्स वगैरह है वहाँ पे तो ठीक है, छोटे कोल्ड स्टोरेज है। जब ये लोग प्रोडक्शन करते हैं तो बल्क में होता है, तो ये सब बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेजेस में पड़े रहते हैं। अब जब तक नहीं बिकेगा तब तक वहाँ पे पड़ा है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीने 7 महीने की वो रहेगी उसकी एक्सपायरी, पर तब तक क्यों पड़ा रहेगा अनलेस एक्सपायर्ड। तो मुझे बताओ, क्या ये स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड करना चाहिए? क्यों? बोलो बोलो, क्यों? तो आप तो बोल रहे हो नहीं होना चाहिए। हाँ, वो बोल रहे होना चाहिए, बोल रहे क्यों? नेसेसरी है, उसके बिना तो प्रोडक्ट सड़ जाएगा। फिर आप क्यों बोल रहे हो अननेसेसरी हाई हो जाएगा? अरे हाँ, और ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 महीने में बिका ही नहीं, फिर वो प्रोडक्ट ही वेस्ट हो गया। आप कॉस्ट ऐड करते चले गए, फिर बाद में तो पूरा वेस्ट हो गया। पॉइंट इज कि क्या वो बेचने के लिए जरूरी है? आप कभी भी जब कोई चीज सोचते हो तो ये सोचो, क्या मुझे वो बेचने के लिए वो कॉस्ट जरूरी है, वो स्टोर करने के लिए जरूरी है, बेचने के लिए जरूरी नहीं है। अरे कौन बोला आपको कि आप एक्सेस बना के बैठो? ऐसा कभी नहीं सोचना। कभी भी अपने दिमाग में एक ही बात रखना, कस्टमर का ऑर्डर आया मैं बेच सकता हूँ। ऐसा नहीं बोलना सर, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। कस्टमर का ऑर्डर आता है तो इमीडिएट प्रोडक्ट रेडी नहीं रहा तो कस्टमर कहीं और चल जाएगा, ऐसा मत सोचो। जो आप सोच रहे हो ना वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड सोच है, आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट की सोच लेके चल रहे हो। जब एक बड़े लेवल पे आप बात करते हो ना, तो द कस्टमर इज रेडी टू वेट। ठीक है, आप प्रोडक्शन कर रहे हो सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए, आपके कंफर्ट के लिए, कि एंड टाइम पे अगर ऐसा कोई इमरजेंसी कस्टमर आया नहीं सर्व कर पाए तो। ठीक है, कभी भी आपने अगर एक्सेस प्रोडक्शन करके रखा है, इसका मतलब वो आपका लुकआउट है, वो जरूरी नहीं था सेल करने के लिए। आपको अपना मतलब इमरजेंसी कस्टमर्स को सर्व करने के लिए आपने बना के रखा होगा। पॉइंट समझा? ठीक है, तो इसीलिए कभी भी स्टोरेज कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता। अब मैं इन स्टोरेज कॉस्ट को 3 टुकड़ों में बांटता हूं। स्टोरेज आपको 3 चीजों को लगेगा। एक, आपको जो स्टोरेज लगेगा, ये आप अपने कॉपी में लिखोगे, पर मैं एक बार लिख लेता हूं फिर लिख लेना। WIP को लगेगा और फिनिश गुड्स को लगेगा। मैंने रॉ मटेरियल लाया, स्टोर में रखना पड़ेगा। फिनिश गुड तैयार हो गया, स्टोर में रखना पड़ेगा। WIP को भी आप कभी कभी स्टोर करते हो। इनमें से जो भी स्टोर में रखना सेल के लिए जरूरी है, वो आप कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हो, नहीं तो आप इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, नेसेसरी फॉर सेल, नॉट नेसेसरी, नेसेसरी फॉर सेल, नॉट नेसेसरी। अब फिनिश गुड्स में ऐसा कुछ होता नहीं है नेसेसरी फॉर सेल करके। चलो देखते हैं। रॉ मटेरियल सेल के लिए, मतलब कोई भी प्रोडक्शन के पहले उस रॉ मटेरियल को कुछ समय के लिए रख के रखना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, दारू का ही एग्जाम्पल रहता है कि जो ब्रेड रहता है, वीट, ब्रेड की बात नहीं करना चाहिए, वीट, वीट को पहले सड़ाया जाता है। जब तक वो सड़ेगा नहीं तब तक के यूज में लाया नहीं जा सकता। पॉइंट समझ में आया? यानी उसके ऊपर वो क्या कुछ तो बैक्टीरिया अफेक्ट उसको बोलते हैं, वो नेसेसरी है। तो ऐसे में रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखना जरूरी है जब तक वो सड़ नहीं जाता। इट इज एज गुड एज प्रोडक्शन प्रोसेस। बोलो, आप स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड करो कि नहीं करो? अब करना चाहिए। तो यहां पे अपन इंक्लूड करते हैं। पर अगर नेसेसरी नहीं है तो फिर इंक्लूड नहीं करने का। समझे? WIP। अगेन मैं वाइन के प्रोडक्शन पे आता हूँ। आप लोगों ने वाइन के लिए सुना होगा 2 ईयर ओल्ड वाइन, 3 ईयर ओल्ड वाइन, क्या मतलब है? अरे वो तो पता है, पर उसका मतलब क्या होता है 2 साल 3 साल? 2 ईयर ओल्ड का मतलब क्या है? जितनी पुरानी उतनी अच्छी, वो ठीक है, पर 2 ईयर ओल्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब उसको 2 साल तक स्टोर करके रखा गया है। बस इतना ही पूछ रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं। समझे? 3 ईयर ओल्ड वाइन मतलब 3 साल स्टोर करके रखा है। 100 ईयर ओल्ड वाइन 100 साल स्टोर करके रखा है। पॉइंट समझा? बासमती कैसे बनता है पता है? बासमती राइस कैसे? 1 साल कम से कम स्टोर करके रखना पड़ता है, तब जाके बासमती राइस बनता है। पॉइंट समझा? इसका मतलब ये WIP प्रोसेस है, रॉ मटेरियल को स्टोर करके नहीं बैठे हो। वाइन कैसे बनेगा? ग्रेप्स है, उनको पूरा क्रश किया जाता है, उसका जूस बनाया जाता है, उसमें वो फर्मेंटेशन वगैरह सब किया जाता है, फिर उसको स्टोर करके रखा जाता है। समझे? बाद में स्टोरेज से निकाल के रीफर्मेंटेशन होता है, रीप्रोसेसिंग होता है।
ये समझे? तो ये हो गया उनका WIP प्रोसेस। वैसे ही बासमती राइस पहले बनाया ना, फिर उसको स्टोर करके रखा ताकि बासमती बने। WIP प्रोसेस है। अब ये नेसेसरी है, बोलो यहाँ पे इंक्लूड करूँ कि नहीं? हाँ, यहाँ इंक्लूड किया जाएगा, और अगर वो नहीं है नेसेसरी तो फिर एक्सक्लूड करेंगे। ऐसे WIP आधा बना के छोड़ दिया, बोले बाद में बनाएंगे, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, समझे? फिनिश गुड्स तो कुछ भी हो एक्सक्लूड करेंगे। फिनिश गुड्स को ऐसा स्टोर करके रखना जरूरी है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है? चीज भी एक एग्जांपल हो सकता है, चिद्दार चीज जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है, ठीक है? हो गया, लिख लो। बढ़े? चलो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कभी भी इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है? अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता का क्या मतलब है? जैसे कि आप CA बनोगे तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब ज्वाइन करते हो तो आपको जो पैसा मिलता है उसका नेचर है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। प्रोडक्शन में आप हेल्प नहीं कर रहे, आप एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रहे हो, ठीक है? तो आपसे भले ही आपका कॉस्ट इन्वेंट्री से रिकवर करना है, पर इन्वेंट्री का कॉस्ट डिटरमाइन करते समय आपका कॉस्ट नेसेसरी नहीं है, इन्वेंट्री बनाने के लिए नेसेसरी नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए आपका कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया जाता। तो अब जब अपन एडमिन कॉस्ट की बात करते हैं तो दो तरह के होते हैं, नेसेसरी टू ब्रिंग टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, और फिर होता है नॉट नेसेसरी। तो नॉट नेसेसरी को एक्सक्लूड करते हैं। अब वह शाहरुख खान काजोल की अभी एक लास्ट मूवी आई थी, उसका नाम क्या था? दिल वाले देखे थे? दिल वाले में एक, अरे यार दिल वाले नहीं देखे यार, कैसा यार, इतनी बड़ी फेलियर मूवी तो पहले देखना चाहिए। उस मूवी के अंदर में एक सीन था जहाँ पे शाहरुख खान आ, अपने बाकी साथियों के साथ कार में बहुत सारा सोना लेके आता रहता है, बराबर, और रास्ते में काजोल उसके ऊपर अटैक कर लेती है। अच्छा, ये सीन देखा आपने? अरे भी हाँ बोले ना। अच्छा, नहीं नहीं, वो सीन के लिए ऐसा बोले ना, तो बोला ठीक है देखे होंगे, चलो कोई नहीं। और फिर फाइनली अटैक कर देती है, शाहरुख खान से पूरा का पूरा वो गोल्ड उठा के चुरा के लेके चले जाती है, ठीक है? पॉइंट क्या है? गोल्ड। अब उस सीन को ध्यान में रखो, एक ज्वेलर जब गोल्ड को लाता होगा तो कैसे लाता होगा? गोल्ड तो माइन से आता है, कैसे लाता होगा? ऐसे ही कोई एक आदमी अपने साथ गोल्ड लेके आ रहा है ट्रक में बैठ के, सनी पाजी ट्रक के अंदर भर के गोल्ड लेके आ रहा है, ऐसा नहीं ना? कैसे आता होगा गोल्ड? फुल सिक्योरिटी के साथ आता होगा। तो सिक्योरिटी का जो खर्चा है वो क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट है? नहीं, मतलब प्रोडक्शन क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। बताओ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट प्रेजेंट लोकेशन मतलब फैक्ट्री तक लाना होता है, प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन मतलब फैक्ट्री तक लाने का कॉस्ट, जैसे कैरेज इनवर्ड बोलते हैं अपन। तो फैक्ट्री तक लाने के लिए कॉस्ट जरूरी है कि नहीं है? बताओ, जरूरी है ना? अब सिक्योरिटी कॉस्ट को इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड करूं या नहीं करूं? प्रेजेंट लोकेशन तक लाने के लिए खर्चा जरूरी है कि नहीं? हर वो खर्चा जो प्रेजेंट लोकेशन तक लाने के लिए जरूरी होता है वो इन्वेंट्री का पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
होना चाहिए, लॉजिकल है, पॉइंट समझे। इसीलिए यहाँ पे इंक्लूड आ जाता है। अगर प्रेजेंट लोकेशन तक लाने के लिए जरूरी है तो इंक्लूड करो, नहीं तो एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। यानी हर एडमिन कॉस्ट को हम ऐसे जज करते हैं, इस बेसिस पे लिख के रखो। प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, बड़े। चलो, इसके बाद एक आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। क्योंकि ये सेल करने के लिए जरूरी है, इसीलिए ये वाला कॉस्ट कभी इंक्लूड नहीं किया जाता। सेल करते समय लगेगा ना, नहीं तो क्यों लगेगा, इसलिए दिस इज नॉट कंसिडर टू बी अ प्रोडक्ट कॉस्ट कभी भी, कैसे भी केस में, किसी भी सिनेरियो में। समझ गए यहाँ तक क्या? चलिए, तो बस ये हो गया हमारे सारे के सारे कॉस्ट के इंस्टेंसेस।